स्पर्श दूंगा। मैं ज्योतिषाचार्य रवि एक बार पुनः अपने चैनल आत्म मंथन पर हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि अप्रैल माह में सभी ग्रहों ने अपनी राशियां बदल दी। इसके चलते सभी राशियों पर ग्रहों का अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर मैं आज का जो विश्लेषण है कुंडली का, वो धनु राशि के लिए विशेष तौर से है। इसके पीछे खास कारण यह है कि शनि देव का गोचर जब मकर राशि पर पुनः आएगा तो धनु राशि के जातकों का जो 29 अप्रैल को शनि 7.5 से निवृत्त हुए थे, उन पर पुनः एक बार शनि के 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए मेरा आज का ये वीडियो विशेष तौर से मैं उनके लिए बना रहा हूं, जिनकी कुंडली में जन्म तारीख के हिसाब से चंद्रमा 9वीं राशि पर विराजमान है। वो सभी जातक धनु राशि के हैं और आज का विश्लेषण उनके लिए। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक कुंडली का मैंने निर्माण किया है जो धनु राशि। अब ये कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि 9 अंक लग्न में लिखा है, यानी लग्नेश गुरु हो गए। अब लग्नेश गुरु हुए हैं और वो विराजे कहां पे हैं आप देख पा रहे होंगे, गुरु 4थे भाव में, और इनके साथ में मंगल भी विराजमान। गुरु अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है और मूल त्रिकोण राशि में विराजमान। 12 अंक पर गुरु और मंगल विराजे। यहां पर गुरुदेव हंस राजयोग का निर्माण और मंगल के साथ में बैठ करके, मंगल जो कि कुंडली में सेनापति होते हैं और गुरु महामंत्री के रोल में रहते हैं। महामंत्री और सेनापति एक साथ एक भाव में विराजते। यहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे गुरुओं का विचार है कि क्योंकि हंस योग लग रहा है, हंस राजयोग के चलते सभी का मानना यह है कि यह बहुत ही जबरदस्त अपना प्रभाव दे। हंस राजयोग जिसको लगता है उसकी बुद्धि और ज्ञान में बहुत बड़ा बदलाव आता है। उसके सारे रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। वो मिट्टी को भी अगर उठा ले और उसका भी काम करने लगे तो वो भी सोने के भाव बिकने लगता है। हंस राजयोग कुल मिलाकर आपके बुद्धि और पराक्रम और ज्ञान को इतना समृद्ध कर देता है, इतना बढ़ा देता है कि आप जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर लेते। यहीं पर मंगल भी इनके साथ विराजमान है। किंतु साथियों, मैं एक स्थिति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप ऊपर देखेंगे कुंभ राशि, जो कि 11 अंक लिखा है, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। वहां पे शनि देव विराजमान है, फिलहाल इसी राशि पे गोचर कर। ये कुंभ राशि। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो 1 नंबर की जो राशि है मेष राशि, उस पर राहु देव शुक्र देव के साथ विराजमान। यहां पर राहु और शनि ने
गुरु और मंगल को पाप कर्तरी में ले लिया। आप ध्यान से देखिए, मेरी बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये पाप कर्तरी में आने के बाद कोई भी ये हमारे शास्त्रकारों ने, वेद लिखने वालों ने, हमारे गुरुओं ने, सबने इस बात को बार बार ग्रंथों में कहा है कि यदि पाप कर्तरी में कोई ग्रह आ जाता है या कोई भाव आ जाता है तो वो अपने शुभ परिणाम नहीं दे पाता। तो जब ये पाप कर्तरी यहां बन गया तो चौथे भाव में विराजमान गुरु और मंगल अपना शुभ प्रभाव तो दे ही नहीं पाए। मैं शायद आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं। तो जब ये अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे तो होगा क्या? होगा ये कि यहां पर एक बहुत बेहतरीन जो शानदार परिणाम आपके पक्ष में आना चाहिए था वो नहीं आएगा, किंतु गुरु खुद वहां विराजमान है। मैं अभी मंगल का नाम नहीं ले रहा, उसके पीछे भी कारण है, मैं अभी उसका भी विश्लेषण दूंगा। तो गुरु जब जहां पे विराजमान है और हंस राजयोग बना रहे हैं तो वो अपना प्रभाव देने का प्रयत्न करेंगे, किंतु पाप कर्तरी के चलते वो अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो होगा क्या कि आपकी कुंडली बैलेंस हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, आपको कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। और यह भी संभव है क्योंकि यहाँ पर शनि देव और राहु देव के राहु को ऋषि भृगु ने कुजवत केतु शनिवत राहु उन्होंने लिखा है। तो शनिवत राहु यानी राहु और शनि का एक जैसा प्रभाव होगा। तो शनि और राहु के प्रभाव में पाप कर्तरी में जब ये चौथा भाव आ गया तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना कहीं भी नहीं है। हाँ, गुरु वहां पर बुरे परिणाम से आपको बचाएगा। तो आपके लिए एक अच्छी बात यह हो जाएगी कि यहाँ पर आपको कुछ बुरा परिणाम भोगना नहीं पड़ेगा, किंतु अच्छा कुछ होगा, ये मेरे विचार से कहीं भी मुझे ठीक बात नहीं लगती। अब मैं मंगल की बात करूंगा। काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव अगर मंगल वहां पर विराजते हैं तो ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि चौथा भाव, चौथा अंक चंद्रमा का है और चंद्रमा की राशि पर, कर्क राशि पर मंगल जब बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं। तो गुरु के साथ बैठे हुए मंगल यहां पर नीच भाव में बैठे, तो मंगल वैसे भी कोई बहुत अच्छा परिणाम अपना देने वाले नहीं है। आप देखिए, ये स्थिति मंगल की जो निर्माण हो रही है, ये स्थिति मंगल की 27 जून तक रहेगी। इसके बाद मंगल गोचर करके पहली राशि यानी मेष राशि पे आ जाएगी और 12 जुलाई को शनि देव गोचर करके फिर से मकर राशि में चले जाएंगे। जब वो मकर राशि में चले जाएंगे तो गुरुदेव पाप कर्तरी से बाहर निकल आए और यहां 12 जुलाई के बाद से यानी 13 जुलाई से गुरुदेव अपना हंस राजयोग का प्रभाव देना चालू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। कब तक? जब तक कि वो चौथे भाव में विराजमान है। हंस राजयोग जातकों को तब लगता है जब केंद्र के किसी भी भाव में गुरुदेव, बृहस्पति देव या तो स्वयं की राशि में विराज रहे हो या अपनी उच्च की राशि में विराज रहे हो। तो यहां पर गुरुदेव अपनी मीन राशि, मूल त्रिकोण राशि में विराजे हुए हैं, इसलिए उन्हें हंसराज योग है। तो जातकों, मैं जहां तक समझता हूं कि यहां पर
गुरु अपना जो प्रभाव दे पाएंगे वो आपको 13 जुलाई के बाद से दे पाएंगे। पर कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा। देखिए, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, सभी धनु राशि के जातकों से, मेरा वीडियो को पूरा देखिए। मैं कुछ ऐसे तथ्यों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो शायद आपको कोई गलती करने से बचा लेगी और आपको बड़ा नुकसान, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, उससे आप बच जाए। अब देखिए, मंगल गुरु की युक्ति पे तो मैंने आपको बताया। अब अगला भाव है, अगर अपन यहाँ देखते हैं, शुक्र राहु के साथ विराजमान। राहु और शुक्र की युक्ति शुभ मानी जाती है क्योंकि दोनों मित्र हैं और ये बैठे हैं मंगल की राशि पर, और इन दोनों की 7वीं दृष्टि सीधा सीधा जाकर पड़ रही है लाभ भाव। अब यहां पे ये अकस्मात धन दे सकते हैं, आपको अच्छा खासा लाभ दे सकते हैं। शुक्र और राहु यहां पर बहुत बड़े लाभ की तरफ का इशारा दे रहे हैं। किंतु फिलहाल तो शनि, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, फिलहाल शनि 11वीं राशि कुंभ राशि पे गोचर कर रहे। अब इनकी तीसरी दृष्टि इसी मेष राशि पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि कभी भी शुभ नहीं मानी जाती, जबकि वो जो दृष्टि पड़ रही है वो राहु और शुक्र पे पड़ रही है जो कि उनके मित्र हैं। शनि जहां बैठते हैं उस भाव में लाभ देते हैं, किंतु जहां वो दृष्टि डालते हैं वो उस भाव को कमजोर या क्षति पहुंचाते हैं। तो इनकी तीसरी दृष्टि जब यहां पे पड़ेगी तो इस भाव को तो क्षति पहुंचेगी, और यहां से अगर देखा जाए तो शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 18 जून, यानी 18 जून को शुक्र राशि परिवर्तित करके दूसरी नंबर की राशि वृषभ राशि पे यानी छठे भाव में। यहां पर बुध और सूर्य विराजमान है। बुध और सूर्य इस राशि पर अपना पूरा बुध आदित्य योग का प्रभाव डाल। ये घर प्रथम नौकरी का है, कर्जे के भाव का है, शत्रुओं विरोधियों का है। तो यहां बुध आदित्य योग लगने से बुद्धि और पराक्रम शक्ति का एक मिलान हो रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों मिलकर के आपको, जो जातक किसी नौकरी का प्रयत्न कर रहे हैं, खासतौर से सरकारी नौकरी, उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी का लाभ मिलने की बड़ी संभावना। किंतु साथ साथ में ये स्थिति सूर्य की सिर्फ 15 जून तक, 15 जून को सूर्य फिर से गोचर करेंगे और सप्तम भाव में चले जाएंगे, जो कि तीसरी राशि है मिथुन, उस पर जाके ये विराज जाएंगे। और शुक्र यहां से, शुक्र मेष राशि से गोचर करके बुध के साथ में विराज जाएंगे छठे भाव में, जो कि दूसरी राशि है वृषभ राशि। दूसरी राशि शुक्र की खुद की है, और यहां पर शुक्र, आप ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे। विपरीत राजयोग कैसे लगता है? 6, 8 और 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही आकर विराजमान हो जाए तो वो विपरीत राजयोग लगाते हैं। तो शुक्र की ही राशि है और शुक्र की ही राशि में आकर
शुक्रदेव बैठ गए हैं, तो ये विपरीत राजयोग लग गया। किंतु अब यहाँ पर एक स्थिति फिर से निर्माण हो रही है कि सूर्य जो कि क्रूर ग्रह है और राहु तो पहले से बैठे ही हैं मेष राशि पर। अब आप देखिए कि इन दोनों ने अपने पाप कर्तरी में छठे भाव को, यानी बुध और शुक्र की युक्ति को अपने पाप कर्तरी में। तो आप ये देखिए कि दो योग लगे, एक हंस राजयोग, एक विपरीत राजयोग, और दोनों के दोनों योग पाप कर्तरी में चले। दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि क्या कुछ अच्छा होने मैं बताऊंगा ही नहीं। आप बात को समझिए, कहाँ होता है जीवन में बहुत कुछ अच्छा। आपको ऐसा कई बार अनुभव होता भी होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था पर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सब गड़बड़ हो गया। यही स्थितियां बनती हैं। आसान नहीं होता जीवन, ऐसे ही चलता है। यही छोटी छोटी स्थितियां हैं जिसका हम आकलन नहीं कर पाते ज्योतिषाचार्य लोग, और हम आप लोगों को बता देते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, किंतु आपको वो लाभ नहीं मिलता। तो ये जो टर्म चलते हैं बीच में, छोटे छोटे समय आते हैं और ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, अपनी राशियां बदलते हैं, और वहां पे क्या स्थिति बन रही है उस पर ध्यान नहीं जाता है कई बार, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों। तो आप ये देखिए कि दो योग लगते हैं, बड़े योग, एक विपरीत राजयोग, एक हंस योग। दोनों पाप कर्तरी में चले गए, यानी कि ये दोनों अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। धनु राशि के जातकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये योग जो है, ये अपने प्रभाव से बहुत सारी खराब होने वाली चीजों को, अगर ये योग नहीं लगता तो उस भाव में जो क्षति होनी थी वो बड़ी होती, तो उस क्षति से आप बच जाएंगे। अब इसके बाद मैं आता हूं जहां पे सूर्य विराजमान है, तीसरी राशि मिथुन। अब आप देखिए कि मिथुन राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अब एक उग्र ग्रह और एक अग्नि ग्रह, इन दोनों का मिलान सातवें घर में। पार्टनरशिप मतलब व्यापारिक पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर या आपका लाइफ पार्टनर, यहां पर खराबी पैदा हो सकती है। ये डेली अर्निंग का भी भाव माना जाता है, उसको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये घर मंगल और सूर्य के प्रभाव में आते हैं। क्रूर ग्रह होने की वजह से ये आपको उग्र बना देंगे, आपके निर्णय खराब हो सकते हैं, पत्नी के साथ में आपके तालमेल में कमी आ सकती है, बुराई आ सकती है। तो यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे कि चीजें बनते बनते बिगड़ गई। मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं मित्रों, सब तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं। ऊपर स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको कहीं भी ऐसा आवाज नहीं होगा कि ये बात कैसे बता रहे हैं। अब देखिए, ये ग्रह नक्षत्र का खेल है, इसको जितना गहराई से समझेंगे शायद बातें उतनी अच्छी से समझ में आएगी। अब अपन आते हैं, अगला जो ग्रह है वो हमारा केतु बैठा है। केतु कहाँ बैठे हैं? 11वें भाव में। किस राशि पे बैठे? तुला राशि पर। ये अपने मित्र की राशि पर बैठे। इस कुंडली में ये पॉजिटिव है। इनके ऊपर शुरू में शुक्र की दृष्टि पड़ी, जब तक कि वो गोचर मेष राशि पर कर रहे थे। इसके बाद राहु की दृष्टि भी उन्हीं पर है। तो इन दोनों की दृष्टियां जो बढ़ रही हैं, और साथ में मंगल अपने ही घर में बैठे हैं। जब ये गोचर करके मंगल मेष राशि पर आ जाएंगे तो वो भी अपनी 7वीं दृष्टि से उसी भाव को देखेंगे। तो यहां पर धन के लाभ की कुछ स्थितियां अवश्य बन रही हैं। तो स्थितियां बैलेंस्ड होती हुई दिख रही हैं, पर ये लाभ भाव में अवश्य तौर पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ लाभ हो सकता है। अब ये लाभ कैसा हो सकता है? मान लीजिए कोई है
जिसका मैंने बताया कि कोई बच्चा है, कोशिशें कर रहा है या बहुत समय से किसी नौकरी पे नहीं है, या किसी की नौकरी चली गई थी, उसको नौकरी मिल जाएगी, किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोई काम धंधे से लग जाएगा, या कोई व्यापारी बंधु है, उसको बिजनेस में थोड़ा बहुत उसका कोई पुराना डील है या कोई उसका पिछला पेंडिंग है, वो क्लियर हो जाएगा। तो वो इस टाइप के कुछ लाभ ये करा सकते हैं। अब मैं आता हूं इस वीडियो को बनाने के मकसद, शनिदेव। देखिए, मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूं तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो अवश्य ही मेरा ये मानना है आपको इसका भारी लाभ मिलेगा। लाभ से मेरा मतलब है कि आप सचेत रहेंगे तो कोई गलती आप नहीं करेंगे, तो जो भी नुकसान या जो भी स्थिति आपके विरुद्ध जाने वाली है वो उतना नुकसान आपको नहीं देगी जितना कि आप बेफिक्री से अगर कोई काम करेंगे तो वहां पे क्षति की संभावना ज्यादा हो सकती है। देखिए, इस समय शनि जो विराजे हुए हैं वो कहाँ विराजे हैं? कुंभ राशि पर। कुंभ राशि पर से इनकी तीसरी जो दृष्टि पड़ रही है वो मेष राशि पे पड़ रही है, यानी 5वें भाव। अब शनि जहां विराजते हैं उस जगह को तो लाभ देते हैं, और तीसरा भाव शनि का स्वयं का भाव है, यहां शनि महाशक्तिशाली हो जाते हैं। ये उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वो जातक को कहीं कमजोर नहीं पड़ने देते, वो जातक से इतना परिश्रम करवा देते हैं और सफलता भी दिलवाते हैं। जातक अपने लक्ष्य को किसी भी हालत में साध लेता है। तो शनि का इस भाव में होना बहुत लाभदायक है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि शनि फिर गोचर करके मकर में जाएंगे, पर जब मकर से वापस फिर ये कुंभ में आएंगे तो पूरे 2.5 साल रहेंगे, और वो समय बड़ा ही लाभप्रद रहेगा। शनिदेव यहाँ पर धनु राशि के जातक से इतनी जबरदस्त मेहनत करवाएंगे कि वो अपने लक्ष्य को किसी भी हालत में प्राप्त करें। तीसरी दृष्टि का यहाँ पे पड़ना 5वें भाव का। अब 5वां भाव किसका है? प्रेम प्रसंग का। 5वां भाव किसका है? संतान का। 5वां भाव विद्या का। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ना ये क्षति पहुंचाएगी। तो किन चीजों को क्षति पहुंचाएगी? जो चीज उस जगह से अफेक्ट करे। तो मेरा धनु राशि के जातकों को एक सुझाव है कि यदि आप इस समय प्रेम में हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा संयम बरतें, सोच समझ के कोई भी बड़ा निर्णय लें। साथ ही साथ जो बच्चे एजुकेशन लाइन में हैं, किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, उनको भी मेरा सुझाव है कि किसी भी हालत में लापरवाही ना करें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि इस जगह पर पड़ रही है। संतान भाव है, जिनकी संतानें हैं, बड़ी हैं संतानें, जो खुद अपने जीवन को सेटल करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति निर्मित ना करें जिससे कि उनका अपने संतान से कोई विरोधाभास हो। शनि की 7वीं दृष्टि है वो भाग्य पे पड़ रही है, 9वें भाव। 9वां भाव भाग्य का है, यानी कि भाग्य से, देखिए किसी भी चीज में लोग कहते हैं मेहनत से सब कुछ मिलता है, किंतु मैं इसको नहीं मानता। मेहनत से सब कुछ नहीं मिलता। अगर मेहनत से मिलता होता तो मजदूर सबसे अमीर होना चाहिए था, जो दिन भर गड्ढा खोदता। तो मेहनत से नहीं, भाग्य से मिलता है। मेहनत तो सभी करते हैं, पर भाग्य अगर साथ दे तो सब कुछ मिलेगा। तो भाग्य का साथ यहां पर शनि क्षीण कर दे। आप समझ पा रहे होंगे। तो भाग्य के भरोसे पे बिल्कुल भी ना बैठे, कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ के ले।
यहाँ पर शनि देव की 10वीं जो दृष्टि है वो 12वें भाव पे पड़ती है। 12वां भाव आपका व्यय का है, मौज मस्ती, ऐशो आराम का है, विदेश यात्रा का है। तो यहां पर शनि की ये जो दृष्टि पड़ेगी, ये आपको जो जरूरी नहीं है उस धन का खर्चा करा देगी। जहां पर जाना घूमना फिरना आवश्यक नहीं है, ऐसा कुछ आप खर्चा कर सकते हैं। इससे बचे। व्यय होने की अत्यधिक संभावना है। साथ ही जब ये गोचर करके 10वीं राशि यानी मकर राशि में पुनः प्रवेश करेंगे, तब इनकी तीसरी जो दृष्टि है वो चौथे भाव पे पड़ेगी। तो चौथे भाव पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी और ये तीसरी दृष्टि से जब चौथे भाव को देखेंगे तो ये घर माँ का है। माँ के स्वास्थ्य को ये क्षति पहुंचाएगी या माँ से आपका वैचारिक तालमेल बिगाड़ सकता है। अब यहां पर आपका घर, गाड़ी, वाहन, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसका भी ये भाव है। वहां पर भी आपसे कोई गलती हो सकती है। जो जरूरी नहीं है वो चीज खरीद ली, या जो जरूरी नहीं था वो बेच दिया। आपके पास था सामान और आपने गलती से बेच दिया, बाद में आपको आभास होगा कि मैंने ये गलती की। तो सोच समझ के बहुत आराम से कोई भी निर्णय ले। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव से पड़ेगी अष्टम भाव। अष्टम भाव काय का है? अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्या, आपका आध्यात्म, तंत्र मंत्र, पैतृक संपत्ति, बड़ी बीमारियां, एक्सीडेंट, इनका है। यहां पर आप मेरी बात से ही समझ गए होंगे, थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। वाहन वगैरह, गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाना है। थोड़े समय की बात है, 17 जनवरी 2023 में ये पूर्ण रूप से वापस कुंभ राशि का है। स्वास्थ्य को एक क्षति कर सकते हैं। आध्यात्म के कारक हैं क्योंकि इनका घर है, खुद का है, इसमें दृष्टि डालेंगे, आयु बढ़ाएंगे, पर शारीरिक क्षति दे सकते हैं। क्योंकि इनका खुद का घर है तो ये आयु का घर भी है, यहाँ से आयु में वृद्धि करते हैं, किंतु शरीर को क्षति पहुंच सकती है, हड्डियों में चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। आप आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। तंत्र मंत्र या इस टाइप की किसी क्रियाओं में इंटरेस्ट लेके यहाँ पर जो गैर जरूरी है वो धन खर्च कर सकते हैं। 10वीं दृष्टि इनका लाभ भाव पर पड़ेगी। अब लाभ किसी भी तरह का लाभ, धन का लाभ हो सकता है, वाहन का, घर गाड़ी का हो सकता है, या कोई चीज आपको मिलने वाली है, प्रमोशन, या ऐसी कोई भी स्थिति बन सकती है जो आपकी लाभ की कंडीशन में आती है, उसको ये थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए। तो कुल मिलाकर के जब इनकी दृष्टियां पड़ती हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। हाँ, ये जहां बैठे हैं, जैसे कि दूसरे भाव में ये बैठे हैं, ये दूसरा भाव है जो आपकी एकत्रित संपत्ति है, जो आपकी जमा पूंजी है। दूसरा भाव उसका कारक होता है, कुटुंब का कारक होता है, आपकी वाणी का कारक होता है। तो ये वहां बैठेंगे तो आपकी वाणी में सुधार करेंगे। जो पिछले समय में आपने कुछ गलतियां करी होंगी, किसी से वाद विवाद की स्थिति पैदा कर ली होगी, उसमें बहुत न्यूट्रलाइज करके उन संबंधों को ठीक करा देंगे। धन की, एकत्रित धन की बात कर रहा हूं मैं, जो आपकी जमा पूंजी है उसकी क्षति नहीं होने देंगे। भले ही आपका दिमाग ऐसा कर देंगे कि भले ही आपको लग रहा है कि ये 1 किलो सोना मुझे 1 लाख रुपए में मिल रहा है, और आप नहीं लोगे, क्योंकि आपने पिछले अनुभव से या चीजों से आपको ऐसा लगेगा
कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पीतल निकले। तो आप उतावले होकर कोई निर्णय नहीं लेते। कुटुंब में जिन लोगों से, आपके यार दोस्त, आपके नाते रिश्तेदार जिनसे आपका व्यवहार खराब हो गया हो, वहां पर भी सुधार करें। तो देखिए दर्शकों, मैंने आपको धनु राशि की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, जो भी मेरे 15-20 साल का अनुभव है, आपको बताने का प्रयत्न किया। जीवन है, कष्ट रहते हैं, परेशानियां रहती हैं। आपने अनुभव किया होगा कि बहुत मुश्किल है जीवन में सफलता या तरक्की को प्राप्त करना। यही कारण बनते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रह अगर बेहतरीन प्रभाव देने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है जो कि आपकी सफलता में बाधक बनती है। तो मेरा मानना यह है कि इन चीजों से विचलित नहीं होना है। जीवन है, संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, और सफलताएं आती रहेंगी, मुश्किलें भी आती रहेंगी। मैंने शनि देव के उपाय किस तरीके से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, किन उपायों से उनको शांत कर सकते हैं, एक वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उसे देखिएगा और उसको जरूर कीजिएगा। हाँ, धनु राशि के जातकों को एक बात अंत में अवश्य तौर पे बताना चाहूंगा, क्योंकि 29 अप्रैल को शनि देव ने धनु राशि से 7.5 समाप्त कर दी। यह पुनः आपके ऊपर आ रहे हैं 6 से 7 महीने। तो एक बात तय है कि आपको जो पिछला कड़वा अनुभव रहा होगा 7.5 के दौरान 29 अप्रैल तक, वैसा कुछ भी बुरा नहीं होगा। किंतु इस बात को लेकर, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये बता रखा है YouTube पर कि आने वाला समय धनु राशि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे विचार से ऐसा कोई बहुत खास कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ नॉर्मल रहेगा, और अगर सब नॉर्मल भी रहता है तो मुझे लगता है कि ये भी प्रसन्नता की बात है अगर अपन को कोई क्षति नहीं। आशा करता हूं आप सभी को मैं अपनी बात समझा पाया हूंगा। अगले वीडियो में कुछ और आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।